हम लोग अभी तक अंग्रेजों का भारत में विजय अभियान देख रहे हैं कि अंग्रेज किस तरह से भारत को जीते। जी। तो उस क्रम में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने पहले कर्नाटक को जीता, फिर बंगाल को जीता, फिर फिर मैसूर को जीता, फिर मैसूर को जीता, फिर हैदराबाद को जीता। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं और फिर हम लोग मराठों का इतिहास पढ़ चुके हैं। मराठों के लिए विजय देखना है तो देख रहे हैं कि अंग्रेज इस कोस्टल एरिया पे धीरे धीरे अपना पकड़ बनाते जा रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ चीज पहले समझ लीजिए। जैसे सबसे ज्यादा समस्या होता है लोगों को कब, जब गवर्नर का नाम याद रखना होता है या वायसराय का नाम याद रखना होता है। तो अभी तक सबसे जो ज्यादा हम यही लोग समस्या होता कालखंड है। पढ़े हैं, जी। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, वहां तक में जो महत्वपूर्ण गवर्नर है आज उसकी चर्चा कर देते हैं। उसको समझ लीजिए कि गवर्नर को किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद फिर जो भी कालखंड पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से गवर्नर को अरेंज करते चले जाइएगा। तो देखिए, जब सबसे पहले गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले आता है क्लाइव। सबसे पहले आता है क्लाइव। क्लाइव का जो कार्यकाल होता है वह होता है 1757 से लेकर के 60 तक, और दूसरा कार्यकाल होता है 1765 से लेकर के 67 तक का। क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक माना जाता है। चूंकि क्लाइव ने अपनी योग्यता का परिचय द्वितीय कर्नाटक वार में दे दिया था। याद होगा कि द्वितीय कर्नाटक वार में इसने संधि किया और फिर डुप्ले को भारत से भगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। और चूंकि इस खेल का जो माहिर चाल था उस क्लाइव ने चला था, इसीलिए जब आप 65 में देखते हैं, 64 में बक्सर की लड़ाई होती है, तो फिर जब बक्सर की लड़ाई के बाद संधि करने का समय आता है तो क्लाइव को वापस बुलाया जाता है 1765 में, और तब क्लाइव के द्वारा ही संधि की जाती है। तो क्लाइव को ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है वारेन हेस्टिंग्स। वह है वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल शुरू होता है 1772 से 1785। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका 1786 से 93, 1793। उसके बाद जो चौथा व्यक्ति होता है वो होता है लॉर्ड वेलेजी। इसका कार्यकाल होता है 1798 से लेकर के 1805 तक। उसके बाद जो अगला व्यक्ति होता है वो होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल होता है 1813 से लेकर के 1823 तक। उसके बाद जो अगला व्यक्ति होता है वो होता है विलियम वेंटिक। इसका कार्यकाल जो होता है वह होता है 1828 से लेकर के 1835 तक। और उसके बाद इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होता है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, इसका जो कार्यकाल होता है वह होता है 1848 से लेकर के 1856 तक। अब देखिए, क्लाइव को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद यह जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इसके काल में दूसरा सबसे ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता है। इसके काल में अंग्रेजी साम्राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा विस्तार होता है। और उसके बाद आता है डलहौजी, जिसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है, ये क्लाइव को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेलेस्ली के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए इसको एक जगह समराइज कर देते हैं, याद रहेगा, और फिर उसके हिसाब से आगे अरेंज करते चले जाइएगा बाकी सबको भी। तो देखिए,
थोड़ा सा डलहौजी के बारे में बताइए। अब बात करते हैं। डलहौजी के बारे में फिर से बताइएगा। बता रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइव की। क्लाइव एज अ ब्रिटिश राज्य का संस्थापक। जब हम बात करेंगे क्लाइव ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में, ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में, तो देखिए इसका योगदान आपने पढ़ा कहां पर? कर्नाटक युद्ध में। उसके बाद जब 1757 में पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण करना हुआ, तब आपने इसका योगदान देखा। उसके बाद इस पलासी से पूर्व के षड्यंत्र में, पलासी से पूर्व जितने भी षड्यंत्र हुए, अमीचंद, जगत सेठ, मीर जाफर, इन सब को अपने अंग्रेजों के पक्ष में मिलाने के लिए जो षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र में किसका योगदान था? तो क्लाइव का योगदान था। फिर पलासी के बाद जो बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने की बात हुई थी, जो बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया था, उसमें किसका योगदान था? तो पढ़ा हुआ है, क्लाइव का योगदान था। उसके बाद बक्सर युद्ध के पश्चात, बक्सर युद्ध के पश्चात मुगल, अवध तथा बंगाल के साथ संबंध निर्धारण में, ये सब चीज हम लोगों का पढ़ा हुआ है। बस हम चीजों को एक गवर्नर के साथ अरेंज करते जा रहे हैं। ये गवर्नर के रूप में क्लाइव ने क्या क्या किया, ये सारा चीज हमारा पढ़ा हुआ है। आपकी कॉपी में लिखा होगा, आपने लिखा होगा कर्नाटक युद्ध में इसका योगदान था। फिर कलकत्ता पर जब दोबारा नियंत्रण करना हुआ था, जब सब लोग फुल्टा द्वीप भाग गए थे, फ्रीवर्ड आइलैंड, तो वहां सब इंतजार करते रहे जब कर्नाटक से सेना आती है क्लाइव के साथ, तो फिर जाकर के बंगाल पर नियंत्रण होता है। फिर मीर जाफर को, अमीचंद को, जगत सेठ को अपने फेवर में मिलाना हो, तो उसमें भी क्लाइव की भूमिका होती है। फिर बंगाल पर डायरेक्टली शासन न करके इनडायरेक्टली शासन की बात होती है, तो उसमें भी क्लाइव की भूमिका होती है। और फिर बक्सर के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, तो वहां भी क्लाइव की भूमिका होती है। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। अब देखिए वेलेजली का विस्तार। लॉर्ड वेलेजली का विस्तार। खंड बता दिए हैं। लॉर्ड वेलेजली का कार्यखंड क्या है? 1798 से लेकर के 1805 तक। तो इसके समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में, भारत में अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक विस्तार हुआ। अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक विस्तार हुआ। वेलेजली जब गवर्नर बन के आया था, यह काल देखिए 1798 से लेकर के 1805 तक का कालखंड है वेलेजली का। और याद कीजिए, बताए थे किसी समय फ्रांस में क्रांति हो रही है, नेपोलियन का उदय हो रहा है, नेपोलियन का उत्थान हो रहा है। तो चूंकि नेपोलियन भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है और वेलेजली जो है भारत को नेपोलियन के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए आक्रामक नीति अपनाता है। आक्रामक नीति अपनाता है। आक्रामक नीति कहने का मतलब कि वह भारत के कम से कम जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है भारत का,
उसको सुरक्षित कर लेना चाहता है, उसको अपने प्रभाव में ले लेना चाहता है, ताकि नेपोलियन किसी भी तरीके से भारत में एंटर ना कर पाए। इसी समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, याद करिए 1799। 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो वह इसी के समय में होता है, और इसने टीपू सुल्तान को मार करके मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद जब द्वितीय मराठा युद्ध होता है, अभी यह नहीं बताए हैं, बताएंगे आगे। जब द्वितीय मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर के 5 तक, तो इस द्वितीय मराठा युद्ध में इसने मराठों को पराजित करके मराठों को अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। मराठों को अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। तो इसका वह एरिया भी, महाराष्ट्र का एरिया जो मराठवाड़ा का एरिया है, वह भी सुरक्षित हो गया। उसके बाद यह जो सहायक संधि है, तो वेलेजली का जो कार्यकाल है, वेलेजली का कार्यकाल सहायक संधि की नीति को लेकर के विशेष तौर पर चर्चा में रहा है। कार्यकाल जो है वह सहायक संधि के लिए विशेष तौर पर चर्चित रहा है। वेलेजली का कार्यकाल सहायक संधि के लिए विशेष तौर पर चर्चित रहा है। इसने क्या किया कि इस नीति के तहत जो भारतीय राज्य थे, इस नीति के तहत भारतीय राज्यों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। सहायक संधि का यही उद्देश्य था कि जो भी राज्य हैं वह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाए। अब यहाँ इस सहायक संधि में यह ध्यान रखिएगा कि इस सहायक संधि की उत्पत्ति या इस सहायक संधि का जो जनक है वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। इस सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। इसका उपयोग क्लाइव ने भी किया था। सर्वप्रथम इसका उपयोग क्लाइव ने किया था, किसके साथ? तो याद कीजिए 1765 में अवध के साथ सहायक संधि हुआ था। सत्रह सौ पैंसठ में जो अवध के साथ सहायक संधि हुआ था, तो वह कौन किया था? तो क्लाइव किया था। तो यह इसका जनक डुप्ले को माना जाता है। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल क्लाइव ने किया, और सबसे ज्यादा किसके काल में सहायक संधि हुई? तो वह वेलेजली के काल में हुई। ठीक है, वेलेजली ने इसी नीति को आधार बना करके, मतलब इस सहायक संधि को ही आधार बना करके हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, HMT हो गया, उसके बाद अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। अवध, पेशवा, भोसले और फिर सिंधिया। इन सब के साथ वेलेजली ने इसी सहायक संधि को आधार बना करके इन सब के साथ बारी बारी से संधि कर दिया। सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया। इसके बीच में कुछ छोटे छोटे राज्य वगैरह भी थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण राज्य है वो यही है, और इसी के साथ उसने सहायक संधि की। परीक्षा में कभी कोई पूछ देता है, बीपीएससी कई बार पूछा है कि इसमें से सहायक संधि जो है किस किस के साथ हुई है या फिर किस क्रम में हुआ है। तो इस क्रम को याद रखिएगा कि पहले कम से कम 4 तो जरूर याद रखिएगा कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं।
चलिए अब समझिए सहायक संधि क्या था। सहायक संधि, अब आगे जब हम लोग सहायक संधि पढ़ेंगे, मतलब सहायक संधि की चर्चा करेंगे, उसके साथ सहायक संधि किया गया तो सहायक संधि का सारा शर्त जो है, संधि जो है वही रहेगा। तो सहायक संधि समझ लीजिए, यही आगे कंसेप्ट का काम करेगा। ठीक है, इसका पहला शर्त था कि जो राज्य संधि करेगा, जो भी राज्य संधि करेगा उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर होगी। इसका जो पहला क्लॉज था वह था कि जो भी राज्य संधि करेगा उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर होगी। उसके बाद दूसरा चीज था कि इस सुरक्षा के बदले में, इस सुरक्षा के बदले में वह जो राज्य है वह अपने राज्य का एक भाग, संप्रभुता युक्त भाग, संप्रभुता युक्त भाग जो है वह अंग्रेजों को देगा। संप्रभुता युक्त भाग कहने का मतलब कि जमीन का एक टुकड़ा, एक जगह, उस जगह पर अंग्रेजों की अपनी संप्रभुता होगी, उस पर उस राज्य का कोई अधिकार नहीं होगा। के बिना सेवा में नहीं रख सकता है। किसी भी यूरोपीय को ब्रिटिश अनुमति के बिना सेवा में नहीं रख सकता है। हेलो, हाँ जी, आप तो गुम हो गए थे अभी, तब तक संप्रभुता के बाद तो खत्म, कुछ समझे में ना आया। अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। 1 मिनट थोड़ा लिखने दीजिएगा, 1 मिनट। ये थोड़ा सा बता दीजिए, विदेश नीति। लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर समझ में नहीं आया। बता रहे हैं। सबसे पहला चीज कि राज्य की जो राज्य संधि करेगा उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर होगी। जी कहने का मतलब जब अंग्रेजों पर सुरक्षा होगी तो इसका मतलब हुआ कि वह संबंधित राज्य जो है अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, उस राज्य की सेना भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वह अंग्रेजों पर होगी। ठीक है, अब जब उसकी अपनी सेना भंग हो जाएगी तो सुरक्षा जब अंग्रेज कर रहे हैं तो अंग्रेज मुफ्त में सुरक्षा करेंगे नहीं। तो सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों को उस राज्य का एक जमीन का भूभाग चाहिए जिस पर कि अंग्रेजों की संप्रभुता होगी, ना कि उस राज्य की। ठीक है, सुनाई दे रहा है? जी जी सुन रहे हैं। उसके बाद जो संधिकर्ता राज्य है वह कोई भी विदेश नीति नहीं बनाएगा। उसके द्वारा, उसके बिहाफ पर जो विदेशों के साथ संबंध होगा वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए कि यह राज्य सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों पर निर्भर तो हो गया है, लेकिन वह पड़ोसी रियासतों से बात कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ गुट बना रहा है, यूरोपीय को अपने अंदर ला रहा है, अंग्रेजों को भगाने के लिए चाल चल रहा है। तो इन सब चीजों के लिए यह सीधा सीधा नियम बनाया गया, इसमें क्लाउज डाला गया कि आपकी जो विदेश नीति होगी वह अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाएगी, उस निर्भर राज्य के द्वारा नहीं। ठीक है, उसके बाद संधिकर्ता जो राज्य होगा, यानी कि जो निर्भर राज्य है, वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी यूरोपीय को अपने राज्य में कोई भी नौकरी नहीं देगा। हो सकता है कि वह फ्रांसीसी को ले आए, पुर्तगीज को ले आए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूरोपीय बिना अंग्रेजों की अनुमति के वह राज्य जो है अपनी सेवा में
नहीं रखेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका एक अंतिम जो महत्वपूर्ण क्लाउज था वह यह था कि जो संधिकर्ता राज्य होगा उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो दरबारिक कार्यों में मदद करेगा, लेकिन यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा क्लाउज था। लेकिन इसका कभी पालन नहीं किया गया। यह जो ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहता था उस संधिकर्ता राज्य के दरबार में, तो वह उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता ही करता था। तो यह थी सहायक संधि की कुछ शर्तें। जो उसकी महत्वपूर्ण शर्तें थी वह ये थी। तो अब सहायक संधि में कोई समस्या नहीं। चलिए, अब इस सहायक संधि का अंग्रेजों की दृष्टि से क्या महत्व था। इस सहायक संधि का ब्रिटिशों की दृष्टि से क्या महत्व था, हम लोग इसको देखें। सबसे पहला चीज देखिए कि इसको संप्रभुता युक्त भूभाग मिला। तो जब संप्रभुता युक्त भूभाग मिला तो ब्रिटिश साम्राज्य का बिना किसी युद्ध के विस्तार हो गया। जो भी क्षेत्र इसने सहायक संधि के बदले में लिया तो वह क्षेत्र ब्रिटिशों का हो गया, तो ब्रिटिश राज्य का प्रसार हो गया। उसके बाद यह जो संप्रभुता युक्त भूभाग लिया जाता था तो वह अक्सर ऐसे क्षेत्र को चुना जाता था उसके लिए जिसका या तो सामरिक महत्व हो या फिर आर्थिक महत्व का क्षेत्र हो। यानी कि ऐसा क्षेत्र लिया जाता था जिसका या तो आर्थिक महत्व हो, मतलब जहां अच्छी कृषि हो रही हो, या फिर वहां अच्छा बाजार हो, या फिर वह एक रणनीतिक क्षेत्र हो जहां से बहुत सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हो। तो इस तरह के क्षेत्रों को अंग्रेजों के द्वारा इस सहायक संधि के बदले में लिया जाता था। तो इससे भी उनको अपने साम्राज्य विस्तार करने में आसानी हो गई। उसके बाद जब सहायक संधि के कारण अंग्रेजों पर भारतीय राज्यों की सैन्य निर्भरता हो गई, क्योंकि जिसने भी सहायक संधि स्वीकार किया तो उसकी सैन्य निर्भरता अंग्रेजों पर हो गई। तो जब अंग्रेजों पर हो गई तो भारतीय राज्य जो है वह अंदर से खोखले हो गए, क्योंकि उनकी अपनी सेना बची नहीं, सेना नष्ट हो गई, तो अब उनके पास कोई सैनिक ताकत नहीं बची है, तो वह अंदर से खोखले हो गए। उसके बाद अंग्रेज अपनी सेना को अच्छा दे रहे करता राज्य को, तो अंग्रेजों की जो सेना है वह भारतीय राज्यों के खर्च पर अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। सेना अंग्रेज की, काम अंग्रेज का, और उसका खर्च कौन चुका रहा है, तो उसका खर्च दे रहा है भारतीय राज्य जिसने संधि किया है। तो इस तरह से अंग्रेजों को अपने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन धन का उपयोग उसने अपने व्यापार को बढ़ाने में किया, और अपनी सेना जो है वह भारतीयों के पैसे से ही भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यह इस संधि का बड़ा जबरदस्त देन था। उसके बाद इसने भारतीय राज्यों की विदेश नीति को रोक दिया, विदेश नीति अपने हाथ में ले लिया। तो जब विदेश नीति अपने हाथ में ले लिया तो अब कोई भी ब्रिटिश विरोधी गठबंधन कोई भारतीय राज्य नहीं बना सकता है। जिसने भी सहायक संधि स्वीकार की, अब वह कोई भी ब्रिटिश विरोधी गठबंधन नहीं बना सकता है, और ना ही किसी ब्रिटिश विरोधी राज्यों से संबंध स्थापित कर सकता है। जैसे कि जब आप टीपू सुल्तान को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि टीपू सुल्तान ने मदद के लिए नेपोलियन को पत्र लिखा था
तो अंग्रेजों ने इस चीज से सबक लिया और विदेश नीति सहायक संधि करने वाले राज्य से अपने हाथ में ले लिया, ताकि वह कोई ब्रिटिश विरोधी न तो गठबंधन बना सके, ना ही कोई ब्रिटिश विरोधी राज्य से या देश से संबंध स्थापित कर सके, मदद मांग सके। ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वह कहने के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन वास्तव में वह हर काम में हस्तक्षेप करता था और एक प्रकार से उस राज्य का वास्तविक शासक जो है वह यही ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो एक तरह से कह लीजिए तो उस राज्य पर सीधे सीधे ना सही बट अप्रत्यक्ष तौर से संधिकर्ता राज्य पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता था। कोई दिक्कत यहां तक? जी नहीं। तो सहायक संधि समझ गए? जी। सहायक संधि का अंग्रेजों के लिए क्या महत्व था, ये समझ में आ गई बात? तो अब जहां कहीं भी सहायक संधि होगा तो सहायक संधि की शर्तें आपके सामने हैं, हर जगह यही शर्त रहेगा। और उस सहायक संधि का क्या महत्व होगा, तो यह उसका बेसिक पॉइंट है। अब जिस राज्य से आपको पढ़ना होगा उस राज्य के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को अरेंज कर लीजिएगा कि वह उसका आर्थिक या सामरिक महत्व का क्षेत्र कौन सा होगा, या फिर जो भी बाकी चीजें हैं उसको उस राज्य के कॉन्टेक्स्ट में अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है। अब इन चीजों को फिर से दोबारा नहीं बताएंगे कि अब मराठों के साथ सहायक संधि होगा तो वहां क्या होगा। बेसिक चीजें यही है, उसको अपने हिसाब से करते चले जाना है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। जी। तो जब हम लोग मराठा पढ़ रहे थे तो शायद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बता दिए थे ना? जी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो 1782 गया। सालाबाई की संधि जी हो गया जी था। जी सर। जी। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे आज द्वितीय मराठा युद्ध। अब मराठों का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल में बता चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह कब हुआ था, तो 1803 से 1805 के बीच। अब यह 1803 से 1805 का जो कार्यकाल है यह किसका कार्यकाल होगा? 1803 से 1805 का कार्यकाल किसका कार्यकाल होगा? यह वेलेस्ली का कार्यकाल होगा। 1798 से 1805। 5 में। तो अब देखिए इस युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था? पहला कारण तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी। वेलेस्ली की आक्रामक नीति, अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी कि हमको इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। दूसरा कारण क्या था, तो इस समय जो है नेपोलियन के उत्कर्ष का काल है। 1799 से 1815 तक नेपोलियन का काल है, और इस काल में नेपोलियन शायद ही कभी घोड़े से उतरा होगा, नहीं तो वह लगातार युद्ध कर रहा है और युद्ध जीते जा रहा है। अंग्रेजों से उसकी अच्छी खासी दुश्मनी है। तो नेपोलियन के आक्रमण का भय था। और जब किसी से आक्रमण का भय होता है तो उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया जाए। अगर आपके सीमावर्ती राज्य सुरक्षित हो गए तो फिर आपका आंतरिक राज्य जो है वह सुरक्षित रहेगा। तो सीमावर्ती राज्य को सुरक्षित करने के लिए मराठों को जीतना आवश्यक था, क्योंकि मराठे जो है वह पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कोस्टल एरियाज पर उनका अधिकार था, तो उस क्षेत्र को जीतना आवश्यक था। तो मराठों नेपोलियन के आक्रमण का भय था। उसके बाद वेलेस्ली की जो आक्रामक नीति थी,
वेलेजली की आक्रामक नीति, उसके बाद और इसका क्या कारण था? तो देखिए, शुरू से देखे हैं, जब मराठों का इतिहास आपने देखा कि शिवाजी तक तो मराठा ठीक ठाक रहा, शिवाजी ने सबको जोड़ करके रखा, फिर ठीक ठाक रहा। उसके बाद जब बीच में मामला गड़बड़ होता है, जब शिवाजी के हेलो। 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 तो क्या सवाल था आपका, बोलिए, हाथ उठाए थे। हाथ उठाए थे, आवाज नहीं आ रहा था, इसीलिए हाथ उठाए थे। अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा, अब सुना। ठीक है ना? हाँ, कहाँ तक सुने थे? ये वेनेजुएला कारण के की बात कर आक्रामक। रहे थे, हाँ, नीति देश तक वेनेजुएला की सुन लिए थे ना? आक्रामक नीति पे। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि मराठों को आपने देखा कि शिवाजी के समय में, जब शिवाजी ने सभी मराठों को एक साथ किया, छत्रपति बने, वहां तक ठीक था। उसके बाद जब शिवाजी के पुत्र आते हैं, तो राजा राम, ताराबाई, साहू, इन सबके बीच झगड़ा शुरू होता है, तो फिर मराठों का एक विखंडन का काल शुरू होता है। उसके बाद जब फिर पेशवा का दौर शुरू होता है, तो पेशवा के दौर में जब तक मजबूत पेशवा बने रहे, तब तक मराठों का प्रतिष्ठा जो है वह ठीक ठाक रहा। उसके बाद 1761 में जब पानीपत की लड़ाई हो जाती है, तो उसके बाद उस युद्ध में मराठों की प्रतिष्ठा को बहुत चोट पहुंचती है, मराठों का कमर टूट जाता है। उसके बाद फिर पेशवा पद के लिए भी झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे आपने प्रथम युद्ध में देखा होगा कि माधवराव और माधवराव द्वितीय और रघुनाथ राव का जो बीच का झगड़ा था पेशवा बनने का, बाद में वही झगड़ा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनता है। तो इस तरह से पेशवा पद पर नियंत्रण को लेकर के, मतलब पेशवा बनने को लेकर के, पेशवा पद पर नियंत्रण के लिए सिंधिया और होलकर का जो संबंध है वह तनावपूर्ण हो गया था। सिंधिया, होलकर ये सब बता चुके हैं पहले क्लास में जब मराठा बता रहे थे। सिंधिया एवं होलकर का जो संबंध है वह खराब हो गया। तो जब सिंधिया एवं होलकर का संबंध खराब हो गया, और इसी समय क्या हुआ कि पेशवा ने होलकर के खिलाफ एक षड्यंत्र कर दिया। षड्यंत्र क्या किया? तो पेशवा के इशारे पर होलकर जो था, होलकर शासक, उसका भाई बिट्ठूर जी, नाम याद रखिएगा, होलकर का जो शासक था उसका भाई था बिट्ठूर जी। बिट्ठूर जी, तो पेशवा के इशारे पर इस बिट्ठूर जी की हत्या करवा दी जाती है। चूंकि पेशवा पद पर होलकर और सिंधिया दोनों अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और इसी समय पेशवा ने षड्यंत्र करके होलकर के राजा का भाई जो था बिट्ठूर जी, उसकी हत्या करवा दी। जब इसकी हत्या करवा दी तो अब होलकर बौखला गया। जब होलकर बौखला गया तो होलकर ने क्या किया? पेशवा को पराजित कर दिया। होलकर
पेशवा को पराजित करके पूना पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय पेशवा का जो गढ़ था वो पूना हुआ करता था, तो होलकर ने क्या किया, पेशवा को पराजित किया और पूना पर अपना अधिकार कर लिया। अब जब पूना पर अपना अधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी कि भैया मेरी मदद कर दो। और अंग्रेज जो है वह इसी मौके के इंतजार में था। वह तो चाह रहा था कि कोई आए हमसे मदद मांगे, हम तो भाई दुकान खोल करके ही बैठे हुए हैं राजा बनाने का। यह धंधा तो वह बंगाल से ही शुरू कर चुका था राजा बनाने वाला, कि हाँ जी तुमको राजा बनना है, तो हाँ हुजूर हमरा राजा बनना है, तो आ जाओ बन जाओ। तो अब बाजीराव द्वितीय को लगा कि अब तो जब होलकर हमको हरा दिया है, पूना से उसको भागना पड़ा है, तो अब क्या किया जाए। तो पहुंच गया अंग्रेज के पास कि सरकार आप तो राजा बनाने का काम करते हैं, हमको भी राजा बना दीजिए। अंग्रेज बोला हाँ बिल्कुल आ जाओ मेरे शरण में, बना देंगे। तो क्या होता है कि अंग्रेज और बाजीराव के बीच में 1802 ईस्वी में बसीन की सहायक संधि होती है। बसीन की सहायक संधि होती है। अब इस सहायक संधि का जो क्लाउज होगा वह वही क्लाउज होगा। अब जब बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि सहायक संधि होती है तो इस संधि का मराठों ने विरोध किया। मराठों ने कहा कि हमारे आंतरिक मामले में कोई भी विदेशी ताकत दखल नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब मराठों ने इसका विरोध किया तो यही विरोध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। यही विरोध जो है वह आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। ठीक है। अब जब यह कारण बना तो उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का। तो इस युद्ध का परिणाम पहला, मराठे हार गए, मराठों की हार हो गई। उसके बाद यह जो भोसले और सिंधिया उछल रहे थे पेशवा बनने के लिए या पेशवा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो इन दोनों को भी 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा कि भोसले और सिंधिया को भी 1803 ईस्वी में सहायक संधि करनी पड़ती है। तो भोसले जो सहायक संधि करता है वह देवगांव की सहायक संधि कहलाती है, और सिंधिया जो सहायक संधि करता है वह सुरजी अर्जन गांव की संधि कहलाती है। सुरजी अर्जन गांव की सहायक संधि कहलाती है। तो इन दोनों ने भी सहायक संधि कर लिया। इसके बाद होलकर से युद्ध प्रारंभ हो गया अंग्रेजों का 1806 ईस्वी में। होलकर से युद्ध, और यह युद्ध जो समाप्त हुआ तो कैसे समाप्त हुआ, तो होलकरों के साथ राजपुर घाट की सहायक संधि हुई। तो 6 ईस्वी में की सहायक संधि हुई और उसकी साथ युद्ध, तो भोसले, सिंधिया और होलकर खत्म, ये लोग सहायक संधि कर चुके हैं। अब यहां पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम में आप सहायक संधि का जो परिणाम होता है उस परिणाम को भी अपनी कॉपी में ऐड कर लेंगे। सहायक संधि का परिणाम याद है, जी। तो इस परिणाम को जब आप लिखेंगे तो उस सहायक संधि के परिणाम को भी यहां नोट करेंगे कि यहां उसका क्या असर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह कब होता है? तो यह होता है 1817 से लेकर के 1818 तक, एक साल में यह युद्ध निपट जाता है। तो देखिए, इस युद्ध से पहले क्या हो रहा है कि अब चूंकि अंग्रेजों ने सबके साथ लगभग सहायक संधि कर ली है, तो जब सबके साथ सहायक संधि कर ली तो अंग्रेजों की नीतियां सब पे थोपी जा रही है, तो उन नीतियों से पेशवा और जितने भी मराठा सरदार हैं वह असंतुष्ट हैं। पेशवा और जो मराठा सरदार हैं वह असंतुष्ट हैं। इस युद्ध का जो शुरुआत है वह पेशवा ने किया। पेशवा के द्वारा इस युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध में मराठों की हार होती है। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। ठीक है। अब जब इस युद्ध में फाइनली मराठों की हार हो जाती है और मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा को पेंशन दे करके कानपुर के नजदीक एक जगह था बिठूर, तो बिठूर में जगह दे दिया गया कि आप यहां रहिए। ठीक है। पेशवा का इस युद्ध को पेशवा ने शुरू किया। इस युद्ध में मराठों की फाइनली हार हो गई। अब जब मराठों की हार हो गई तो पेशवा का जो पद है वह समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पेशवा को पेंशन देकर के कानपुर के निकट बिठूर नामक एक जगह पर रहने के लिए छोड़ दिया गया। और बाद में देखेंगे कि इसी पेशवा का दत्तक पुत्र होता है नाना साहब, जिसको अंग्रेज पेंशन देने से मना कर देते हैं जब डलहौजी की हड़प नीति आती है, जहां उसका नीति आता है हड़प नीति, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है। तो उसमें नाना साहब को जब पेंशन देने से मना किया जाता है, चूंकि वह दत्तक पुत्र होते हैं, तो वही फिर 1857 के विद्रोह में अपने पेंशन के लिए भाग लेते हैं। तो इसका लिंक वहां से जुड़ेगा। उसके बाद पेशवा को पेंशन देकर के शांत कर दिया गया। फिर क्या किया गया, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी को सतारा का एक छोटा सा जगह दे दिया गया। उत्तराधिकारी को सतारा में एक छोटा सा जगह दे दिया गया कि आप यहाँ पर राज कीजिए और बाकी संपूर्ण मराठा साम्राज्य को अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लिए। आज भी आप जब महाराष्ट्र में सतारा जाएंगे तो सतारा में आज भी सबसे बड़ा, सबसे जो चमकीला घर होगा, जो आपको स्टेशन से ही दिखेगा, तो वह शिवाजी के वंशज का ही है। आज भी शिवाजी का वंशज वहां राजे कहलाता है। आज भी इनकी जबरदस्त प्रतिष्ठा है उस क्षेत्र में। तो सतारा का इनको क्षेत्र दे दिया गया। उसके बाद इस युद्ध में एक चीज और हुआ कि एक जाति हुआ करती थी पिंडारी। यह एक लड़ाका जाति थी जो मुख्य रूप से मराठों के साथ युद्ध में भाग लेती थी और युद्ध से जो कुछ भी धन लाभ होता था तो उसमें यह अपना हिस्सा लेती थी। तो हेस्टिंग ने क्या किया, तो पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया। शक्ति का दमन कर दिया। किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। पिंडारी की शक्ति का दमन कर दिया, जिससे कि अब मराठा कमजोर पड़ जाए। चूंकि यह पिंडारी एक लड़ाकू जाति थी और यह मराठों के साथ युद्ध में भाग लेती थी, तो लुटेरों का एक दल कह लीजिए, इनको लुटेरों का दल कहा जाता था, यह मराठों का साथ देती थी युद्ध में। तो इस पिंडारी को लॉर्ड हेस्टिंग ने इसकी शक्ति का दमन कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। उसके बाद यह जो युद्ध हो रहा है, तो इसी युद्ध में भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। भीमा कोरेगांव इसलिए बता रहे हैं कि अभी अक्सर आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे भीमा कोरेगांव।
अभी कुछ दिन पहले भी उसकी बरसी पर बवाल हुआ था, भीमा कोरेगांव की बरसी पर। जी 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 तो भीमा कोरेगांव का युद्ध भी इसी में हुआ था। अब क्यों हुआ था इसको आप लोग खोजिए और पढ़िए। जो कहता है इतिहास करंट से कैसे जुड़ता है, तो इतिहास करंट से ऐसे ही जुड़ता है। जी तो अब इस चीज को खोज करके सर्च करके पढ़िए कि भीमा कोरेगांव का युद्ध क्या था। ठीक है, जी यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि मोटा मोटा इस क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। कर्नाटक, बंगाल, अब हैदराबाद, मैसूर, मराठवाड़ा, तो लगभग लगभग इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेज किस क्षेत्र में जाएंगे? तो अब अंग्रेज इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। यहाँ अफगानिस्तान, यह भारत की वर्तमान सीमा, यह पाकिस्तान, तो अब इधर के क्षेत्र में उनको बढ़ना है। तो अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश विस्तार की। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश विस्तार की। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में 3 प्रमुख राज्य थे। प्रमुख राज्य कौन कौन था? तो पहला था अफगानिस्तान, जो आज भी है। दूसरा था सिंध, सिंध यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्र, ऑलमोस्ट पाकिस्तान कह लीजिए, एवं पंजाब। इस पंजाब में जब रंजीत सिंह का समय आता है तो इस पंजाब में कश्मीर, लाहौर तक जो है वह पंजाब का हिस्सा बन जाता है। बाकी जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वह सिंध में आता है, और अफगानिस्तान का जो आज आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, उस वक्त भी अफगानिस्तान का यही स्वरूप था। तो यह 3 राज्य हैं जहां पर अंग्रेजों को विस्तार करना है। आगे बढ़े या छोड़ दें? जैसे इच्छा, छोड़ दीजिए। छोड़ दें। अब ऐसे है मेरे पास टाइम 10-15 मिनट अभी है विषय। ठीक है तो आगे बढ़िए। अब देखिए, अफगानिस्तान को अंग्रेज क्यों जीतना चाहता था? तो चूंकि इस समय रूस जो है वह अफगानिस्तान की सीमा तक बढ़ गया था, मतलब तुर्की तक आ चुका था, तुर्की से आगे बढ़ रहा था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो रूस की उपस्थिति अंग्रेजों को बेचैन कर रही थी कि अंग्रेज अगर अफगानिस्तान में आ जाते हैं, और अफगानिस्तान के क्षेत्र से, चूंकि हिंदू कुश वाला जो क्षेत्र है वह भारत आने का रास्ता है, तो वहां से अगर वह भारत में एंटर कर जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। तो इस वजह से भी अंग्रेज अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। फिर सिंध और पंजाब जो है, यह चूंकि भारत का सीमांत प्रांत है, और कोई भी राज्य, कोई भी साम्राज्य अपने सीमा को सुरक्षित करना चाहेगा, तो अंग्रेज चाहते थे कि सिंध और पंजाब पर भी हमारा राज्य हो जाए, सिंध और पंजाब को भी हम अपने राज्य में मिला ले, ताकि यह पूरा क्षेत्र सुरक्षित हो जाए। तो इस पर भी उसकी दृष्टि थी। इन सब वजहों से, तो इन सब चीजों के लिए उसको अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब तीनों जीतने का लालच था। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज कभी भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाए। और वैसे भी अफगानिस्तान का यह बड़ा ही जबरदस्त और दिलचस्प इतिहास रहा है कि अफगानिस्तान ने हमेशा दुनिया के सुपर पावर को चैलेंज किया है कि अगर आप सुपर पावर है तो आ जाइए मेरे यहाँ, हम आपको, आपका स्वागत करेंगे। अंग्रेजों ने 4 बार कोशिश की और चारों बार नाकाम रहा। रसिया ने कोशिश की अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाने का, रसिया टूट गया। अमेरिका ने कोशिश की,
आए 10 साल के बाद 20 साल के बाद अमेरिका को भागना पड़ा अफगानिस्तान से, कुछ नहीं कर पाया। तो अफगानिस्तान का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है कि इसने हमेशा से विश्व पावर को चैलेंज किया है कि अगर आप वर्ल्ड पावर है तो आ जाइए मेरे यहाँ, हम आपका स्वागत करेंगे, और कभी भी कोई इसको अपने प्रभाव में रख नहीं पाया है। तो अंग्रेज क्या था कि चूंकि रूस की उपस्थिति से अंग्रेज डरा हुआ था, तो जब रूस की उपस्थिति से डरा हुआ था तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले योजना बनाई अफगानिस्तान को जीतने की। अंग्रेजों ने सबसे पहले योजना बनाई अफगानिस्तान को जीतने की, और इसके लिए उसने फॉरवर्ड पॉलिसी का नियम बनाया। फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी, इसको कहीं कहीं पर आप किताब में पढ़ेंगे अग्रगामी नीति। तो इस फॉरवर्ड पॉलिसी को बनाया और इसके द्वारा उसने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया ताकि रूस से भारत को दूर रखा जा सके, यानी कि रूस के प्रभाव से भारत को अलग रखा जा सके। क्योंकि अगर रसिया के प्रभाव में भारत आएगा तो हो सकता है भारत के लोग भी फिर एक होना शुरू हो जाएं, या फिर आजादी की लड़ाई शुरू हो जाए, या फिर रसिया चाहे कि चूंकि भारत के पास धन बहुत है तो हो सकता है कि रसिया भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहे, तो अंग्रेज और रसिया का लड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से अफगानिस्तान को जीतने के लिए उसने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाया ताकि रसिया के प्रभाव से भारत को दूर रखा जा सके। और जब अफगानिस्तान पर नियंत्रण हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि रूस, सिंध और पंजाब पर भी नियंत्रण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अफगानिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य, और इस बीच में सिंध और पंजाब का क्षेत्र आएगा, तो दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स जो है इससे लड़ करके इस पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए वह अफगानिस्तान को जीतना चाह रहे थे। तो क्या होता है अफगानिस्तान को जीतने के क्रम में, तो 1839 से लेकर के 42 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से लेकर के 42 तक। इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज बुरी तरह पराजित होते हैं। अंग्रेज बुरी तरह पराजित होते हैं। उसके बाद जब इस युद्ध में अंग्रेजों को जबरदस्त तरीके से अफगानों ने पीटा, एकदम मुर्गा बना बना के खड़ा कर दिया धूप में कि मुर्गा बने रहो तुम। पहाड़ पर रेगिस्तान में जब मुर्गा बना के खड़ा कर दिया तो अंग्रेज फिर पैर पकड़ लिए कि गड़बड़ हो गया। तो क्या हुआ कि फिर से अंग्रेजों ने अभी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसकी, उस पॉलिसी को बदल दिया। उस पॉलिसी को बदल दिया और उसके जगह पे जो पॉलिसी आई उसको कहते हैं कुशल अकर्मण्यता की नीति। इसको कहते हैं कुशल अकर्मण्यता की नीति या फिर निष्क्रिय नीति। तो इस नीति को बनाया गया और इस नीति का पालन उन्होंने किया है 1800, इस कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन 1842 से लेकर के 1878 ईस्वी तक किया गया है। और यह जो नीति है, यह नीति आपको 1864 से लेकर के 69 तक खासी लोकप्रिय रही, सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही। और यह जो कार्यकाल होता है, यह किसका कार्यकाल होता है, याद है कुछ? यह कार्यकाल होता है जॉन लॉरेंस का कार्यकाल। तो इसके कार्यकाल में यह कुशल अकर्मण्यता की नीति 1864 से लेकर के 69 के बीच में खासी पॉपुलर होती है। उसके बाद इस नीति से क्या हुआ, तो इस नीति के द्वारा अफगानिस्तान से मित्रवत संबंध रखने का प्रयास किया गया कि अफगानिस्तान को, कि अगर अफगानिस्तान किया जाए, क्योंकि
भी रहेगा तो भी वह हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा, और अगर विदेशों से कुछ उस तरह का खतरा उत्पन्न भी होता है तो अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा। तो उसके लिए मित्रवत संबंध बनाने जा गया, और उसके साथ साथ सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी अधिक बल दिया गया। सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा मतलब अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिक जोर लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि इस काल के बाद तब तक अंग्रेज जो है वह सिंध और पंजाब को जीत चुके होते हैं। अब जब सिंध और पंजाब उनके हाथ में आ जाता है तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा फिर से बढ़ जाती है, और उसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के 1878 ईस्वी में अंग्रेज जो है वह फिर से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है। तो 1878 से 79 का जो कार्यकाल होता है यह होता है द्वितीय अफगान युद्ध का, और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की बुरी तरह पिटाई हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज जो है वो अफगानिस्तान को जीतने का ख्वाब छोड़ देते हैं, और फिर 20वीं सदी में देखेंगे, 1904 या 5 के आसपास देखेंगे कि अब फिर से एक बार अफगानिस्तान की ओर कूच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां से ही पिट के आ जाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान से बाहर हो जाएंगे, फिर ये अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यह था अफगानिस्तान के साथ। अब सिंध की विजय देखिए। अंग्रेजों ने सिंध को कैसे जीता। तो सिंध के साथ क्या था कि पहले अंग्रेजों ने बड़ा ही अच्छा मधुर मित्रवत संबंध बना के रखा, और मित्रवत संबंध बना के रखा तो जब नेपोलियन का उत्थान हो रहा था तो उस वक्त सिंध ने अंग्रेजों की काफी मदद की थी, अंग्रेजों को काफी मदद किया, और सिंध के शासक ने एक भी फ्रांसीसी को अपनी सीमा में बसने नहीं दिया था। साथ ही साथ अंग्रेजों को सिंध ने व्यापारिक सुविधाएं भी दी। उसके बाद सिंध ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि भी किया। उसके बाद जब अफगानिस्तान से युद्ध हो रहा था तो सिंध ने अंग्रेजों की उसमें भी मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने तटीय इलाकों के लिए, अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए सिंध को अपने अधीन विलय कर लिया। बाजार और कच्चे माल की जरूरतों के लिए भी सिंध को, जिसके साथ की अंग्रेजों का मित्रवत संबंध था और उसने अंग्रेजों की अच्छी खासी मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने सिंध को जीत लिया। यह थी उसकी पृष्ठभूमि। अब देखिए क्या हुआ। छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो 1843 ईस्वी तक, अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, बात खत्म। 1843 ईस्वी तक जो है इसका जो संबंध था अंग्रेजों के साथ वह मित्रवत संबंध था। अभी तक 1843 ईस्वी तक सिंध अंग्रेजों का मित्र बना हुआ था। जब नेपोलियन का उदय होता है तो उस वक्त सिंध के शासक ने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया था कि वह किसी फ्रांसीसी को अपनी सीमा में बसने नहीं देगा, और नहीं ही बसने दिया था। 1832 ईस्वी में सिंध के शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। उसके बाद 1839 ईस्वी में सिंध ने सहायक संधि कर ली। सिंध ने सहायक संधि कर ली 1839 ईस्वी में। उसके बाद अफगान युद्ध में भी अंग्रेजों ने, अफगान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों की मदद की। और इस सब के बावजूद भी 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर अपना
नियंत्रण स्थापित कर लिया, सिंध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसीलिए सहायक संधि के बारे में बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है सहायक संधि के लिए कि सहायक संधि कुछ इस तरह का संधि था जैसे बकरे को खिला पिलाकर जिवह के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जब कोई घर में बकरा पालता है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है ताकि समय आए तो उसको काटा जा सके। तो यही सहायक संधि था कि सहायक संधि के बाद जब राज्य पूरी तरह से कमजोर हो जाता था तो फिर उसको अपने अधीन कर लिया जाता था, पूरी तरह से उसको अपने नियंत्रण में ले लिया जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिंध विजय जो किया गया, तो सिंध विजय आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे भी कुछ कारण था। सबसे पहली बात कि अफगानिस्तान युद्ध में जब अफगानियों ने अंग्रेजों को मुर्गा बना दिया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। तो उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस पाने के लिए सिंध को अपने अधीन मिला लिया गया। ठीक है। उसके बाद रूस का जो खतरा था वह अभी समाप्त नहीं हुआ था और सिंध चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमांत प्रांत है, तो उसको अपने अधीन करना आवश्यक था ताकि रूस को सीमा के बाहर रोका जा सके। ठीक है। उसके बाद अगर अफगानिस्तान से युद्ध हो या फिर पंजाब से युद्ध हो तो सिंध की जो अवस्थिति है, सिंध जिस क्षेत्र में बसा हुआ है, मैप देखिए, सिंध जिस क्षेत्र में बसा हुआ है तो वह एक सामरिक क्षेत्र है। सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब अफगानिस्तान और पंजाब के साथ युद्ध की स्थिति हो। तो इस वजह से भी सिंध को अपने अधीन मिला लिया गया। उसके बाद सिंध का जो तटीय क्षेत्र था, सिंध का जो तटीय क्षेत्र है वह ना सिर्फ सामरिक महत्व का है बल्कि व्यापारिक महत्व का भी क्षेत्र है, क्योंकि इस तटीय क्षेत्र से आप सीधे सीधे यूरोप के साथ जुड़ सकते हैं, सीधे सीधे मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो यह सामरिक क्षेत्र का भी, सामरिक महत्व का भी क्षेत्र था और आर्थिक महत्व का भी क्षेत्र था। तो इस वजह से भी सिंध को अपने अधीन मिला लिया गया। उसके बाद सिंध को मिलाने से अंग्रेजों को एक बाजार मिल गया जहां अब वह बहुत आसानी से व्यापार कर सकता है और उसके साथ साथ सिंध के जो कृषि करने वाले क्षेत्र हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, वहां से अंग्रेजों को कच्चा माल का प्राप्ति हो जाएगा। तो इन सब वजहों से सिंध को अंग्रेजों ने अपने अधीन मिला लिया। सिंध के साथ इतने अच्छे मित्रवत संबंध